गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सार लेखन पढ़ेंगे। सार लेखन मतलब सारांश। सारांश और सार लेखन दोनों लगभग एक ही चीज है, या ये बोल लीजिए कि एक ही चीज है। लेकिन इसको क्यों पढ़ेंगे, इसका क्या महत्व है, ये सब चीजें आप लोग पहले समझिए कि आखिर हम लोग सार लेखन क्यों पढ़ रहे हैं, सार लेखन की जरूरत क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्या है सार लेखन। ठीक है, आप लोग यदि कोई जो क्लास में बैठे हैं स्टूडेंट, वो अपना क्वेश्चन यदि कोई हो बीच में डाउट तो इमीडिएटली पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वीडियो बन रहा अपना वो बनता है। ठीक है, अब ये सार क्या होता है? सार मतलब कोई आपको, हम लोग जीवन में विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जो जैसा पढ़ा होता भाषा उस तरीके की भाषा। और प्रैक्टिकली बोला जाए तो हम लोग सबसे कम ध्यान, शायद ही किसी ने 5th क्लास के बाद भाषा के ऊपर ध्यान दिया हो। लोगों का ध्यान सोशल साइंस के ऊपर, साइंस के ऊपर, मैथ के ऊपर, जिंदगी भर वही चलता रहता है, लेकिन भाषा के ऊपर किसी का ध्यान नहीं रहता। जबकि वास्तविकता ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर बन जाएं, यदि आपकी भाषा अच्छी नहीं है तो आप कैसे अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे? किसी भी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, चाहे आप साइंस के साइंटिस्ट बन जाए या मैथमेटिशियन बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइंस, मैथ, सोशल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, उसके लिए भाषा आपकी सशक्त होनी ही चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको हिंदी आए, इंग्लिश आए, कोई एक भाषा तो आपको आए, कम से कम आप अपने विचारों को सही से व्यक्त कर पाए, अपने भावों को व्यक्त कर पाए। तो सारांश क्या है? हम लोग विभिन्न प्रकार से चीजों को बोलते हैं। कभी कभी आपस में बात करते हुए आप लोगों ने सुना होगा, कहा होगा एक दूसरे को, अरे जाओ बकवास मत करो, बाद में इतना मतलब बकवास करो, थोड़ा भी हमें इतना सुनने टाइम नहीं है। कहने का मतलब वो वहां पर वो क्या कहना चाहता है, मौखिक रूप से वो कहना चाहता है कि अपनी बात को सारांश में कहिए, सार सार कहिए, व्यर्थ की बातों को बिल्कुल भी मत कहिए। एक कहावत भी इंग्लिश उसमें अपने हिंदी में बोली जाती है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहराए थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहराए थोथा दे उड़ाए, मतलब बेकार की चीजों को उड़ा दे, सार सार। तो यही है सारांश। सार मतलब होता है तत्व, किसी चीज की तत्व जो होती है, जो उसका मीमांसा है, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या है, वो है उसका सार। सार मतलब होता है किसी भी बात को कम से कम शब्दों में सैद्धांतिक रूप से कह देना क्या कहलाता है? किसी चीज का सार कहलाता है। तो ये सार है। अब सार का उल्टा क्या होता है? सार का उल्टा होता है व्याख्या। सार का उल्टा क्या होता है? व्याख्या। व्याख्या में क्या है? व्याख्या में उन्हीं बातों को जो हम सारांश में कम से कम शब्दों में कहते हैं, व्याख्या में हम उन्हीं बातों को अधिक से अधिक शब्दों में, फालतू के शब्दों नहीं, व्याख्या ये नहीं है व्याख्या का मतलब कि उसमें हम तमाम फालतू के शब्द डाल दें, या हम ऐसी बातें चर्चा करने लगे कुछ और। पंजाब के ऊपर निबंध लिखो तो पंजाब में सरदार जी लोग रहते हैं, सरदार जी नीली पगड़ी पहनते हैं, नीली पगड़ी सूरत के कपड़े से बहुत अच्छी बनती है, सूरत का आम बहुत फेमस है, ऐसे नहीं लिखना है। भाव व्याख्या का मतलब ये नहीं कि फालतू की चीजें लिखें, व्याख्या में भी आप चीजों को उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, लेकिन फर्क इतना होता है कि सारांश में हम सिर्फ सिद्धांतिक रूप से बातें करते हैं, जबकि व्याख्या में हम उदाहरणों के द्वारा, कहावतों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा हम चीजों को स्पष्ट करते हैं, ताकि कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति को भी वो बात हमारी समझ में आ जाए। पहला चीज। दूसरा चीज, हम अपनी बात को कभी कभी अलंकृत करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए कि हमने बहुत अच्छा लिखा है, हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग व्याख्या उसकी करते हैं, सरल को, कठिन को सरल रूप में समझाने के लिए, और अपनी बातों को अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से व्यक्त करने के लिए, अलंकारिक रूप से व्यक्त करने के लिए हम लोग को व्याख्या की जरूरत पड़ती है। अभी फिलहाल हम लोग सारांश लेखन से प्रारंभ करते हैं। सारांश लेखन की अलग अलग लोगों की जरूरत अलग अलग तरह की होती है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग यहाँ कंपटीशन की तैयारी वाले ही बैठे हैं, और जो लोग देख भी रहे होंगे ऑनलाइन इसको, वो लोग कंपटीशन वाले ही बच्चे देख रहे होंगे, ऐसा मेरी अपेक्षा है। तो उनके लिए क्या जरूरत है कंपटीशन के बच्चों के लिए?
कंपटीशन के बच्चों के लिए सबसे पहले सारांश पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि जरूरी क्यों है सारांश। जरूरी इसलिए सारांश है क्योंकि कंपटीशन में हमको कम से कम कोई भी कंपटीशन हो 10 किताबों से लेकर के 30 किताबों तक का एक हमारा सिलेबस यूपीएससी और यूपीपीसीएस में है। सुविधा के हिसाब से कुछ बच्चे 30 किताबें पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे 10 ही किताबें पढ़ पाते हैं। अब इतनी किताबें हम कैसे याद रखेंगे? और हम तो छोटे से किताबें पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 3 से 5th की, 8th की, 10th की, 12th की और उसके बाद ग्रेजुएशन की सब किताबें हम क्या याद रख पाएंगे? नहीं याद रख पाएंगे। हम उसको क्या करते हैं? समराइज करते हैं, उसका सार बनाते हैं। और जो हम किसी किताब के किसी चैप्टर का जो ये प्रक्रिया कैसी है, ये एक साथ नहीं होती है, ये छोटे से शुरू होती है। कहने का मतलब हम एक एक पैराग्राफ का सार लेखन करते चलते हैं, एक एक पैराग्राफ का। मान लीजिए आप पढ़ रहे हो किसी किताब से, संविधान की कोई पुस्तक है और आप उसमें पढ़ रहे हो प्रधानमंत्री के कार्य, तो प्रधानमंत्री के कार्य कम से कम इसको एक पेज में व्यक्त किया जा सकता है। ये प्रिंटेड फॉर्म में निकाला जाएगा तो एक पेज में आएगा प्रधानमंत्री के कार्य। लेकिन हम क्या एक पेज पूरा रटेंगे उसको? या हम एग्जाम में जब जाएंगे तो पूरा एक पेज अपने दिमाग में लेकर के जा पाएंगे कि हमको एक पेज वो पूरा का पूरा वैसे ही रटा हुआ प्रधानमंत्री कार्य, मुख्यमंत्री कार्य, राष्ट्रपति के कार्य? तो ये संभव नहीं है। हम क्या करेंगे? प्रधानमंत्री के कार्यों का एक सार लेखन का नोट्स तैयार करेंगे। सार लेखन वही कार्य है कि जो हम लोग बार बार अपनी कोचिंग में सुनते हैं, आप अपने नोट्स तैयार करो। इन वाले सर जी के नोट्स बहुत अच्छे हैं, उनके थोड़े से कम अच्छे हैं। यही सार लेखन है। जिसने पुस्तकों से इधर उधर का मैटर लेकर के एक अच्छा सा सार लेखन कर रखा है, उसका नोट्स बहुत अच्छा है। उसने कोई बिंदु भी नहीं छोड़ा है, मूल तत्व भी नहीं छोड़ा है, उसका सार भी नहीं छोड़ा है और सारे पॉइंट कवर करके उसने अपनी बात कम से कम शब्दों में लिख दी है। तो कहने का मतलब यह है कि हम पहले पुस्तक से सार करते हैं, छोटा करते हैं, उसको सार गर्भित करते हैं किसी भी मैटर को। ये हमारा बन गया नोट्स। लेकिन हम यही नोट्स जाकर के एग्जाम में लिख देंगे तो क्या हमको नंबर मिलेंगे? नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमको फिर से उसकी वहां व्याख्या करनी पड़ेगी। ये कैसे व्याख्या होगी? सॉरी, ये व्याख्या कैसे होगी? ये व्याख्या होती है अपनी भाषा में। ये ध्यान रखिए, इस पूरी प्रक्रिया में आपको जो बार बार बोला जाता है कि अपनी भाषा में लिखना सीखिए, अपनी भाषा में लिखना सीखिए, इसका मतलब यही है कि आप पुस्तक से छोटा सा नोट्स बनाते हैं और उस नोट्स को एग्जाम में जाकर के फिर से आपको उसकी व्याख्या लिखना, फिर उसको आपको 125 शब्द में, 200 शब्द में, 300 शब्द में, 600 शब्दों में लिखना है जाकर के। जब निबंध पूछा जाएगा तो 600 शब्दों में लिखना है। तो आपको दोनों प्रक्रिया एक साथ एक ही बार में सीखनी है, व्याख्या करना और सारांश लिखना। यदि दोनों प्रक्रियाएं आपको एक बार में आ गई तो आप समझ लीजिए मास्टर हो जाए लेखन में। अब दूसरी बात ये आती है कि ठीक है, लेखन के हम मास्टर बन जाएंगे, लेकिन कैसे बन जाएंगे? देखिए, योगा हमको आता है, मुझे सब पता है अनुलोम विलोम से क्या फायदे नहीं। मैं 10 फायदे गिना सकता हूँ, मैं ये भी बता सकता हूँ कि किस योगा से क्या है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। मुझे पता सब है योगा के बारे में, लेकिन मैं करता कुछ नहीं हूँ। तो क्या ये प्रक्रिया सही है? इससे आप वो जानेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आप पढ़ करके कुछ नहीं सीख सकते हैं जब तक आप स्वयं में नहीं करेंगे। ये टॉपिक अनुभवजन्य है, अनुभव से ही इसका आपको आएगा। ये प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में घटित होनी है। ये एक आपके दिमाग को इस तरीके से मोल्ड होगा दिमाग आपका कि वो किसी भी चीज को देख करके इमीडिएटली उसका सारांश निकाल ले और किसी भी सारांश को देख करके इमीडिएटली इसकी व्याख्या कर दे। यदि आप इतना सीख जाएंगे तो आपको किसी के नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे के नोट्स की जरूरत ही नहीं। आप स्वयं अपने नोट्स बनाएंगे, स्वयं व्याख्या करेंगे, फिर बड़े बड़े नोट्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे और ये प्रक्रिया आप करने लगेंगे और आपको एग्जाम में बहुत सहजता होगी। यदि ये है, आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यदि इतना है तो ये कंपटीशन के लेवल पे सारांश और व्याख्या का क्या महत्व है, आप इसको समझिए।
दूसरी चीज, अब सारांश लेखन कैसे किया जाता है। सारांश का, जब हम किसी भी सामग्री का, एक हमको पठित सामग्री दी जाती है, एक मान लीजिए कि हमको कोई सामग्री प्रदान की गई। अब इस सामग्री का, ये मान लीजिए सामग्री इतनी बड़ी है हमारे पास, हमको इतनी बड़ी सामग्री दी गई और हमको अब इसको पढ़ करके इसका शॉर्ट नोट बनाना है। तो ये ध्यान रखिए कि सारांश जो होता है वो इस सामग्री का लगभग 1/3 होता है, लगभग 1/3। लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि 1/3 ही हो। यदि सार पूरा का पूरा इस सामग्री का नहीं इसमें आ पा रहा है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो 1/3 है लगभग, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी कोई सामग्री है और उस सामग्री का 1/3 ये क्या होगा, सारांश होगा। और इसमें क्या यहां से यहां पर आना क्या चाहिए, ऊपर से नीचे क्या आएगा, कौन सी चीज नहीं छूटेगी, कौन सी वो चीज है जो ऊपर से पूरी तरह नीचे आएगी, वो है उसका मूल भाव, उसका सार, उसकी मीमांसा, वो बिल्कुल भी नहीं छूट सकती है। यदि आपने उसको छोड़ दिया मतलब आप कबाड़ यहां लेकर के आ गए और काम की चीजें छोड़ आए। आपको एक चट्टान मिली जिसमें शीशा भी है, जस्ता भी है, चांदी भी है, तो चांदी 1/3 आपको निकालनी है, शीशा और जस्ता को अलग करना, ये उसी तरह की प्रक्रिया है। मतलब ये मूल भाव जो है वो यहां से यहां पर पूरी तरीके से आएगा। अब यहां एक छोटा सा क्वेश्चन वो बनता है कि सारांश और संक्षेपण में फिर क्या अंतर। एक दूसरा शब्द सुना होगा आप लोगों ने, संक्षेपण। एक दूसरा शब्द है संक्षेपण। तो सारांश और संक्षेपण में क्या अंतर है, दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं दोनों। लेकिन संक्षेपण में ये कंपलसरी होता है कि संक्षेपण 1/3 ही होगा, संक्षेपण 1/3 ही होगा, ये कंपलसरी है। जबकि सारांश में ऐसा बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है, लगभग 1/3 होना चाहिए। इसमें मेन जो है वो सार कंपलसरी है, सार नहीं छूटना चाहिए। भले आपका 1/3 से थोड़ा ज्यादा हो जाए, भले आपका 1/3 से कम हो जाए, यदि आपका सार कवर हो गया तो आप 1/3 से थोड़ा सा कम कर लीजिए उसको। फालतू की चीजें नहीं आ रही, आप छोड़ दीजिए, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं कि 1/3 ही लिखना है, 1-2 लाइन 1/3 से कम चल जाएगी। यदि आपका सार नहीं कंप्लीट हो रहा, आपका सार नहीं छूट सकता है सारांश में, आपका मूल तत्व नहीं छूट सकता है। यदि वो छूट रहा है तो मतलब सारांश नहीं है। और आप जो नोट्स बनाते हैं वो सदैव सारांश में ही बनाते हैं, सारांश ही वो लिखते हैं जो आप नोट्स लिखते हैं। जब अपने नोट्स लिखे जाते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि आप 1/3 ही लिखें, आप उसको ये पूरे चैप्टर को एक शब्द में लिख सकते हैं। आपको याद, आपकी मेमोरी कितनी, आप कितना उसको एलोबरेट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे आगे और चीजें देखेंगे, इसके साथ में और चीजें भी निकलती हैं। तो ये सारांश है, ये संक्षेपण हो गया। इन दोनों में कोई किसी को डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। संक्षेपण प्रायः जो सामग्री की भाषा शैली होती है ये उसी भाषा शैली में लिखा जाता है, सामग्री की ही प्रायः वही भाषा शैली। लेखक की भाषा शैली यहां होती है। जबकि जो सारांश होता है इसमें लेखक की भाषा शैली को भी हम लोग क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। इसमें अपनी भाषा शैली में, हम अपनी भाषा शैली में इसको लिख सकते हैं, अपनी भाषा शैली। ये पूर्णतः अपनी भाषा शैली में लिखा जाता है जो सारांश होता है। जबकि संक्षेपण में हम बहुत ज्यादा भाषा शैली और भाषा के साथ में छेड़छाड़ नहीं करते हैं। 1/3 हमको लिखना होता है, हम उसमें से काम की चीजें निकाल लेते हैं। जनरली यदि हमको बहुत ही आदर्श संक्षेपण लिखना है और बहुत ही आदर्श सारांश लिखना है तो इसके लिए 2 विधियां दी जाती हैं। आप लोग विधि भी देख लीजिए। पहली विधि है
को त्याग विधि बोला जाता है। त्याग विधि में क्या होता है? त्याग विधि में यह होता है कि अननेसेसरी के, बेकार की जो चीजें हैं, व्यर्थ की जो चीजें हैं, उनको हमको ड्रॉप करना होता है। हमको क्या करना होता है? छोड़ना होता है। हम उनको छोड़ देते हैं, इसको त्यागते जाते हैं। मतलब बेकार की चीज को क्या करते जाते हैं? त्यागते जाते हैं, और बाकी पैराग्राफ को या बाकी चैप्टर को हम वैसा का वैसा लिखते चलते हैं। तो ये इससे आदर्श संक्षेपण लिखा जा सकता है। इसमें भाषा परिवर्तित बहुत ज्यादा नहीं होती है, शैली का परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जब हम सारांश लिखते हैं तो इसमें हम ज्यादातर कौन सा परिवर्तन विधि को अपनाते हैं? कौन सी विधि? परिवर्तन विधि। ये परिवर्तन विधि क्या है? परिवर्तन विधि ये है, आप लोग देख लीजिए, पहले बाद में लिख लीजिएगा, टाइम मिल जाएगा आप लोग को लिखने के लिए, पहले समझ लीजिए क्या है परिवर्तन विधि। क्या है परिवर्तन विधि? ये है कि आप एक पैराग्राफ को एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, और उसमें परिवर्तित करके अपने शब्दों में आप उसको लिख दीजिए। तो उससे क्या लिखा जाएगा? परिवर्तन विधि से आदर्श सारांश लिखा जा सकता है। यद्यपि ये बहुत ज्यादा कोई ऐसा रूल नहीं है, कहीं ऐसा नियम नहीं बनाया गया कि हम संक्षेपण परिवर्तन विधि से नहीं लिख सकते हैं, या हम संक्षेपण या हम सारांश त्याग विधि से नहीं लिख सकते। हम त्याग विधि से सारांश भी लिख सकते हैं, हम संक्षेपण भी परिवर्तन विधि से लिख सकते हैं, लेकिन एक आदर्श उसमें यही कल्पना की जाती है कि आप इन बिंदुओं का ध्यान रखें। इन दो विधियों को लेकर के हम चीजों को छोटी कर सकते हैं। इतना समझ में आया? आप लोग चाहे तो लिख लीजिए इसको 1 मिनट में। या YouTube पे देख लीजिएगा, YouTube पे तो आएगा, ठीक है। अब ये इतना हो गया, मैं मिटाता नहीं हूं, इतना ये हो गया। अब आगे देखते ही अब हमने बात ये कर ली कि अनुलोम विलोम बहुत अच्छी चीज है, और ऐसे स्ट्रोक मारना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, और सुबह 4 बजे जग जाना चाहिए। वो बात अलग की कि मैं कभी 8 बजे से पहले नहीं जगा हूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा यही कि सुबह 4 बजे उठ करके अनुलोम विलोम करने से बहुत शुद्ध वायु आती है ऐसे। तो ये अभी तक यही हुआ। अब वो करना कैसे, जगना कैसे है सुबह 4 बजे, करना कैसे है वो देखो कि करना कैसे। यही चीज किताबों में आपको यहां तक चीजें मिल जाएंगी, और बहुत सारे टीचर यहीं तक पढ़ा करके इसको टॉपिक को क्या कर देते हैं? ड्रॉप कर देते हैं, यहीं तक बताते हैं। लेकिन वो आपके दिमाग में कैसे परिवर्तन होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे आप कर पाओगे इस चीज को। तो मैं इसके लिए एक उदाहरण दे रहा हूं। ये 3 चीजें हमको सबसे पहले किसी भी निबंध में या किसी भी पैराग्राफ में हमको 3 चीजें पकड़नी पड़ती है, सार लिखते टाइम या संक्षेपण लिखते टाइम, दोनों टाइम पे। सबसे पहली जो चीज है वो है दोहराव। दोहराव कहने का मतलब ये है कि कहीं पूरे पैराग्राफ में ऐसा तो नहीं हुआ कि चीजों को दोहराया गया है, एक ही वस्तु को, एक ही चीज को बार बार कहा गया हो, ऐसा तो नहीं हुआ है। कि यदि ऐसा हो रहा है कि एक ही चीज को बार बार कहा जा रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको दोहराव बोला जाएगा, मतलब वो दोहराव है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि चीजें एक बार में, एक तरह की चीजें, एक मूल तत्व, एक सार तत्व, उसी को तो बार बार नहीं लेखक कहीं लिख रहा समझाने के लिए। तो ये हमको सबसे पहले वो हटाना होता है कि किसी चीज का दोहराव ना हो। दूसरा हमको क्या देखना पड़ता है? दूसरा हमको देखना पड़ता है उदाहरण। दूसरा क्या देखना पड़ता है हमको? उदाहरण। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई उदाहरण दिया हुआ है पैराग्राफ में या किसी में, वो आप नोट्स बनाते टाइम उसको अपने दिमाग में रखिए।
या वैसे और उदाहरण ढूंढ करके दिमाग में रखिए, या जब आप संक्षेपण या संक्षिप्त भाव लिखेंगे तो उस समय आपका ये उदाहरण जितने भी हैं वो पैराग्राफ से क्या कर दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। ये बात यदि आपको समझ में आ जाएगी तो ये सारांश लेखन और नोट्स बनाना इतना इजी हो जाएगा कि आपका जो बहुत बड़ा हेडेक खत्म हो जाएगा। आप किसी के नोट्स मांगोगे नहीं, क्योंकि आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे दूसरे के नोट्स। तो दूसरा ये काम करना है कि जो उदाहरण है उनको क्या करना है, हटाना है, उनको निकालना है, दोहराव और उदाहरण। तीसरा जो चीज होता है वो है व्याख्या, कि उसमें किसी चीज की व्याख्या तो नहीं कहीं कर दी गई है, किसी भी एक लाइन की या एक कोई भी सूक्ति हो उसकी व्याख्या तो नहीं कहीं उसमें पैराग्राफ में की गई है। यदि व्याख्या की गई हो तो उसको व्याख्या को भी हमको हटाना रहता है, निकालना रहता है। तो ये होती है हमारी, ये 3 चीजों पे हमको विशेष रूप से कार्य करना है। किसी भी पैराग्राफ में जब हम संक्षेपण लिखेंगे या हम सारांश लिखेंगे तो उस समय हमको ये 3 चीजें ढूंढनी होती हैं उसमें पैराग्राफ में, कि कैसे ये 3 चीजें मिल जाएं और हम इनको हटाएं, बस हमारा काम बन जाए। तो हम एक अच्छा क्या लिख पाएंगे, सारांश या संक्षेपण लिख पाएंगे। अब हम आपको एक उदाहरण इस पर देंगे बोर्ड पर, तो उस उदाहरण के माध्यम से आपको हम ये तीनों चीजें समझाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इस पैराग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से एक सारांश लेखन किया जाएगा। पैराग्राफ में भारत का काव्य रूपी आकाश मंडल अगणित प्रभावपूर्ण जुगनुओं से दैदीप्यमान है, पर तुलसीदास का तेज उज्ज्वलता और चमत्कार तथा उनकी प्रदीप्त कांति और कीर्ति सबसे बढ़ चढ़कर वे इस आकाश मंडल के असंख्य तारों के बीच मध्याह्नकालीन प्रचंड मार्तंड के समान प्रकाशमान है। किसी ने कहा भी है कि तुलसीदास हमारे ही नहीं हमारी आगामी संतानों के लिए भी एक अनुकरणीय और अनुपम आदर्श हैं। जो स्थान अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का है उससे कहीं ऊंचा स्थान हम हिंदी साहित्य में तुलसीदास को देते हैं। और क्यों न दे, ये कोरे कवि नहीं थे वरन ये तो एक अद्वितीय चरित्र वाले कवि सम्राट, परमोच्च श्रेणी के संत, राम के अनन्य भक्त, धर्म और नीति के पथ प्रदर्शक, दार्शनिक गंभीर तत्वों को सरल शब्दावली में समझाने वाले उपदेशक और भविष्य के गर्भ में निहित घटनाओं को बताने वाले महात्मा थे। अब हम लोग इस पैराग्राफ को देखेंगे कि कैसे हम इसका सारांश लेखन करेंगे। तो हमने क्या क्या बताया था, मेन 3 गुण बताए थे कि हम सबसे पहले सारांश लेखन में उदाहरण नहीं रखते हैं। इसका उल्टा है, बस समझ लीजिए कि एक तरीके से क्या हो जाएगी, व्याख्या हो जाएगी। व्याख्या में उदाहरण होंगे लेकिन सारांश में उदाहरण नहीं होंगे। व्याख्या में दोहराव होगा समझाने के लिए किसी बात को, लेकिन सारांश में दोहराव नहीं होगा। व्याख्या नहीं होगी, किसी चीज की व्याख्या नहीं की गई होगी जिस समय में हम सारांश लिख रहे होंगे, जबकि व्याख्या लेखन में, निबंध लेखन में, उपन्यास में चीजों की व्याख्या की जाती है। तो अब कैसे इसको वो किया जाएगा, इसका कैसे बनाया जाएगा, तो हम सबसे पहले इन्हीं 3 चीजों को ढूंढेंगे कि इन 3 चीजों में क्या क्या है और कैसे कैसे है। हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें व्याख्या कहां कहां पर की गई है। व्याख्या का सबसे पहले हम लोग वो लेते हैं कि क्या क्या इसमें व्याख्या है। सबसे पहले निबंध लेखन का इन 3 चीजों से भी ज्यादा सारांश लेखन का इन 3 चीजों से भी ज्यादा महत्व यह है कि आप किसी भी पैराग्राफ को 2 या 3 बार पढ़ें। आप इस पैराग्राफ को 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद जो सबसे छोटा सारांश होता है, सारांश भी है, एक सारांश बड़ा सारांश है, एक सारांश इतना होता है जो सारांश का भी सारांश होता है, छोटा छोटा और छोटा और छोटा। तो वो सारांश क्या होता है, उस सारांश के लिए एक विशेष शब्द हिंदी में दिया गया है, शीर्षक। उस सारांश को क्या बोला जाता है, शीर्षक। कहने का मतलब ये, सारांश लेखन से पहले हमको इसका शीर्षक निकालना चाहिए। शीर्षक का मतलब ये है कि इस पूरे पैराग्राफ में किसकी चर्चा की गई है, किसके बारे में बताया गया है, क्या बात की गई है। तो कभी भी सारांश लेखन में पहला जो वो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, वो होता है आप इसका
शीर्षक निकालिए। आप इसका शीर्षक निकाल। तो सबसे पहला क्या होता है, शीर्षक निकालना। हम किसी भी, जब तक के पैराग्राफ का किसी भी हम शीर्षक नहीं निकाल पाएंगे, तब तक हम अच्छा संक्षेपण, अच्छा निबंध, अच्छा सारांश नहीं लिख पाएंगे। हमें शीर्षक निकालना अति आवश्यक है। शीर्षक क्या होता है? शीर्षक होता है उस पैराग्राफ का केंद्रीय बिंदु, उस पैराग्राफ का मूल तत्व, सबसे सूक्ष्मतम तत्व क्या है उस पैराग्राफ में, सबसे छोटी चीज को क्या कहना चाह रहा है उस पैराग्राफ में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षक। अब देखिए शीर्षक कैसे निकाला जाए इसका। अब आप इसको 2-3 बार पढ़िए और इसमें क्या 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 पाते हैं। ये पहला चरण है सारांश लेखन का, शीर्षक निकाला। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादातर यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों ही सारांश के साथ में शीर्षक राइटिंग पहले वो पूछता है, बोलता है आप पैराग्राफ का शीर्षक बताइए। तो ये शीर्षक आपने बता ले गए तो मतलब आप सारांश अच्छा लिखेंगे। कि शीर्षक आपका गलत होता है तो आप सारांश पे पकड़ नहीं बना पाएंगे, आपका सारांश जबरदस्ती का लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले क्या, शीर्षक। अब आप इस पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़िए। 2-3 बार पढ़ते में आपको क्या क्या चीजें समझ में आएंगी। पहला तो यही है कि ये तुलसीदास के बारे में है, ये तो केंद्रीय भाव है इसके तुलसीदास। तो तुलसीदास की बहुत सारी चीजें जीवन की, उनका जीवन है, उनका काव्य जीवन है, उनका साहित्य है तुलसीदास का, उनके जीवन की घटनाएं हैं तुलसीदास की, तुलसीदास का महत्व है, तुलसीदास की रामायण है। तो इसमें किसकी चर्चा की गई, तुलसीदास की तो की गई है, लेकिन हम पूरा तुलसीदास को, ये तुलसीदास के विषय में बृहत ग्रंथ तो है नहीं कि हम इसका शीर्षक तुलसीदास करते हैं। ये तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा बताया गया है और किस चीज के बारे में बताया गया है, तो ये हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यहाँ तुलसीदास के महत्व के विषय में बताया जा रहा है। किसके विषय में, आपको ऐसे ही बिल्कुल सोचना है कि किसकी चर्चा की गई है पहले, और फिर उसकी चर्चा के किस भाग की चर्चा की गई। जैसे यहाँ तुलसीदास के महत्व की चर्चा की गई है तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है, तुलसीदास का महत्व। एक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। शीर्षक हमेशा उपयुक्त ही होता है, क्योंकि कई शीर्षक, किसी भी टॉपिक के कई शीर्षक रखे जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, तुलसीदास का महत्व या तुलसीदास की महत्ता, इस तरह के हम इसका शीर्षक बनाते। तो सबसे पहला कार्य हम क्या करेंगे इसमें कि हम सबसे पहले शीर्षक लिखेंगे तुलसीदास का महत्व। अब ये जो हमने शीर्षक निकाला तुलसीदास का महत्व, अब इससे हमारा सारांश लेखन बहुत इजी हो गया, बहुत ही आसान हो गया। अब हम बहुत अच्छे तरीके से इसका सारांश लेखन कर सकेंगे। कैसे करेंगे, पकड़िए, देखिए। तुलसीदास के महत्व के विषय में हमको लिखना है इस पैराग्राफ में। ये महत्व से रिलेटेड कोई चीज छूट ना जाए, कोई ऐसा तत्व ना हो जो लेखक ने कहा हो और हमसे कोई छूट जाए, कोई तत्व लेखक का। तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है, इन 3 चीजों को पकड़ करके चलना है। कहीं उदाहरण ना हो, दोहराव ना हो और व्याख्या ना हो। ये सूक्ष्मतम है, ये सूक्ष्मतम इसका संक्षिप्त रूप है। अब इसके जो अन्य चीजें हैं, अन्य बिंदु हैं जो इसको प्रमाणित करते हैं कि हाँ तुलसीदास का महत्व है। अब हम इस केंद्रीय भाव के साथ में इसके साथ वाले जो अन्य भाव हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं, अब हम उन भावों को इसमें पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, भारत का काव्य रूपी आकाश मंडल अगणित प्रभावपूर्ण जुगनुओं से दैदीप्यमान है, पर तुलसीदास का चित्त। देखिए अब सबसे पहला हमको क्या मिल गया, पहला हमको क्या मिला, उदाहरण ही सबसे पहले मिला। हमको सबसे पहले क्या मिल गया, उदाहरण। आकाश रूपी मंडल अगणित प्रभावपूर्ण जुगनुओं से दैदीप्यमान है। लाइन बहुत सुनने में अच्छी लग रही है लेकिन हटानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उदाहरण है, इसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन इसके बारे में बहुत आकाश या जुगनू या दैदीप्यमान शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि सुंदरता के लिए किया। बट अभी इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हमने इसको यहां से ये कर लिया कि हमें हटाना है। तो भारत का काव्य रूपी आकाश मंडल अगणित प्रभावपूर्ण जुगनुओं से दैदीप्यमान है, पर तुलसीदास का तेज। अब किस पे उसने क्या फोकस किया, तुलसीदास का तेज। तो ये हमने लिख लिया पहले, तुलसीदास का महत्व, उज्ज्वलता और चमत्कार तथा उनकी प्रदीप
कांति और कीर्ति सबसे बढ़चढ़ है, बढ़कर है। कहने का मतलब ये है कि वो ये बताना चाह रहा है इसमें कि भाई देखो, भारत में कवि तो बहुत हैं, लेकिन तुलसीदास उसमें सर्वश्रेष्ठ कवि है। हमने क्या बोला था? परिवर्तन विधि। जब हम सारांश लिखेंगे तो कौन सी विधि को करेंगे? परिवर्तन विधि। मतलब अब हम देखो कैसे इनके शब्दों को परिवर्तित कर रहे हैं अपने शब्दों में। यही तो ये कहना चाह रहा है इतने पूरे उसमें। ये तो ड्रॉप ही हो गया पूरा का पूरा। चमत्कार और उनकी प्रतीत कांति और कीर्ति सबसे बढ़चढ़ है, मतलब तुलसीदास का महत्व है। तो इससे हमको पहला पॉइंट ये पता चला, जो इसके संबंधित बिंदु हैं, केंद्रीय भाव के साथ में संबंधित बिंदु जो हैं, पहला पॉइंट हमको ये पता चला कि भारत में बहुत कवि हैं। भारत में अनेक कवि पर तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ, देता हूं, सर्वश्रेष्ठ। तुलसीदास क्या है? सभी में श्रेष्ठ है। ये पहला भाव निकल के आया केंद्रीय भाव के साथ में। हम ये इसमें कहना चाहेंगे। अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। इस आकाश मंडल के असंख्य तारों के बीच मध्याह्नकालीन प्रचंड मार्तंड के समान प्रकाशमान है। अब देखिए, ये भी पूरी की पूरी लाइन क्या कर रही है? उदाहरण है। ये भी क्या? उसी उदाहरण का दोहराव किया गया है। मतलब ये लाइन क्या हो गई? अब दोहराव कर रही है। वही जो पहले कहा गया उसी को इसने फिर से उसकी व्याख्या की है, उसका दोहराव किया है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? फिर ये लाइन हमको पूरी की पूरी ड्रॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने लिख दिया कि बहुत सारे कवि हैं, अनेक कवियों पर तुलसीदास श्रेष्ठ, माने हो गई, हमारी बात खत्म हो। ये वही बात यहाँ दोहरा उदाहरण के रूप में दोहरा रहा है, तो ये ड्रॉप हो गया। किसी ने कहा भी, अब ये क्या आ गया? ये उदाहरण आ गया, ये स्पष्ट उदाहरण। किसी ने कहा है, ये क्या हो गया? उदाहरण। ये उदाहरण है, किसी ने कहा है। तो किसी ने कहा है, अब इसको मतलब हमको अभी से पता है कि ये लाइन हमको क्या करनी है? ड्रॉप करनी है। हमने नहीं पढ़ी तब भी हमको हमने दिमाग बना लिया कि लाइन हमको ड्रॉप करनी, बशर्ते इसमें कोई बहुत बड़ा तत्व ना हो। तो पढ़िए इसको, लाइन को। कहा भी है कि तुलसीदास हमारे ही नहीं, आगामी संतानों के लिए भी एक अनुकरणीय और अनुपम आदर्श है। तो वो तो हम पहले लिख चुके हैं कि श्रेष्ठ कवि है, ठीक है। तो ये तो हम पहले लिख चुके हैं। या तुलसीदास एक हमारे अनुकरणीय है, ये भी हम चलो इसको मान लेते हैं कि ये भी एक इसमें भाव निकल के आ रहा है कि हमारे आदर्श आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श का कार्य करेंगे। बेटा बेटा ध्यान लगाओ इधर, ठीक है। अनुपम आदर्श है। अब देखो फिर इसने क्या बताया? जो स्थान अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का है। मतलब ये क्या हो गया? ये फिर उदाहरण, एक और उदाहरण, ये फिर एक और उदाहरण, उदाहरण पे उदाहरण। हमको ये भी हटाना है। उससे कहीं ऊंचा स्थान हिंदी साहित्य में तुलसीदास को देते हैं। फटाक से हटा दिया क्योंकि हमने लिख चुके हैं। अब देखिए कैसे एक केंद्रीय भाव कितना आसान हो रहा है करना, क्योंकि हमको अब बिंदु पता है। ऐसे पसीना निकल जाता है सारांश लिखने में, लेकिन कितना आसान हो रहा है। आगे चलिए। और क्यों न दे। देखिए, ये जो हिंदी के विद्यार्थी होते हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये विशेष शैली होती है। ये प्रश्न तो पूछा है, लेकिन ये उसने लेखक ने कोई प्रश्नवश यहाँ नहीं पूछा है। शैली उसकी प्रश्न पूछने की है, लेकिन ये प्रश्न नहीं है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं बना है। और क्यों न दें, वो सिर्फ जोड़ दे रहा है तुलसीदास के ऊपर कहने के लिए ये विशेष शैली है लेखक की। ये कोई आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है लेखक की, आपसे कोई पूछ रहा भाई क्यों न दे, ऐसा नहीं है। ये बस वो बता रहा है कि भैया बहुत है, देखो हम ही बता रहे, क्यों न दे भाई, बताओ क्यों न दे। क्यों? क्योंकि वो बताना चाह रहा नहीं है भाई है, तो इसलिए विशेष है। कभी भी याद रखिए, विशेष शैली जो आती है वो किसमें आती है? विशेष शैली आती है, वो व्याख्या के अंतर्गत आती है। इसमें क्या आता है? विशेष शैली भी आती है, विशेष शैली। इसको भी हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, विशेष शैली को। तो हमने इसको भी हटा दिया। और क्यों न दे, वे कोरे कवि ही नहीं वरन। अब मतलब तुलसीदास सिर्फ कवि नहीं, हमने क्या लिखा है कि भारत के अनेक कवि पर तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ।
लेकिन वो सिर्फ कवि नहीं बोल रहा, अब यहां से वो चेंज कर रहा है, मतलब अब हमको कुछ ना कुछ और उसमें ऐड करना पड़ेगा भाई। वरन एक अद्वितीय चरित्र वाले क्या है, कवि सम्राट हैं, सर्वोच्च श्रेणी के संत हैं, राम के भक्त हैं, नीति के पथ प्रदर्शक हैं, दार्शनिक गंभीर तत्वों को सरल सरस क्या हो गया, अलंकार, ये अलंकार है। अलंकार किसमें आता है, व्याख्या में। अलंकार हमको ये भी हटाना पड़ेगा, अलंकार में हम छोड़ सकते। सरल सरल शब्दों में, शब्दावली में समझाने वाले उपदेशक और भगवत दृष्टा निहित बताने वाले महात्मा थे। अब इसमें देखिए कि शब्दों की भरमार है, विशेषणों की भरमार है। इसमें एक ही विशेष है, विशेष क्या है, तुलसीदास, और विशेषण इतने सारे। तो विशेषण ये किसके लिए प्रयोग हुए, सब तुलसीदास जी के लिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, भरपूर दोहराव हो रहा है। क्या हो रहा है, दोहराव हो रहा है। ये पूरा का पूरा जो ये है, यहाँ से अद्वितीय चरण वाले, ये पूरा का पूरा दोहराव है। तो हम ये पूरी लाइन तो नहीं निकाल देंगे, लेकिन हम इस दोहराव को इसमें से समाप्त करके सिर्फ मूल चीज निकालेंगे। और मूल चीज इसमें क्या है, मूल चीज इसमें क्या है, मूल चीज इसमें ये है कि वो क्या है, एक तो वो पथ प्रदर्शक है, भविष्य के पथ प्रदर्शक है। क्योंकि पहले भी ये लाइन में हमने बोला था, एक जगह पे लिखा था कि वो क्या है, भविष्य के पथ प्रदर्शक हैं। तो भविष्य के भाई पथ प्रदर्शक हो गए, पथ प्रदर्शक, ठीक है, दिख रहा ना, भविष्य के पथ प्रदर्शक हैं, ठीक है। दूसरे क्या है, वो कवि नहीं है, उनका चरित्र भी अच्छा है, कवि सम्राट भी है, संत है, अनन्य भक्त है, धर्म नीति और दार्शनिक गंभीर तत्व वाले। यहाँ जगह नहीं तो मैं लिख देता, अब आपको यहीं से उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमने यहाँ पर कई चीजें निकाल दी, और हम कितने आसानी से देखो अब इसको करके गए। ये है, पढ़ना अलग चीज है और पढ़ाई का अनुभव करना अलग चीज है। जब आप अनुभव से पढ़ाई करते हैं तब आप पढ़ाई के कलाकार बनते हैं, ठीक है। और जब आप सिर्फ किताबें कोरे पढ़ते हैं तो आप विद्वान बनते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। पढ़ाई के कलाकार बनिए। आपका जब दिमाग काम करेगा कि कैसे हमको चीजों को घुमाना है, कैसे हमको उसको अपने हिसाब से ये करने से होगा, अनुभव से होगा। जो मीठे फल को रस गूंगा अंतर्गत ही भावे, जिसको जब करेगा आदमी तब उसको पढ़ाई का मजा आता है। दूर खड़े व्यक्ति को पढ़ाई का मजा कभी नहीं आता। जब आप करने लगेंगे तो ये इतना आसान लगेगा, आपको मजा आने लगेगा इसमें। तो आप करिए, करने से ही होगा। तो अब आप इसको लिखिए, अब आप इसका सारांश लिखिए। कितना आसान है सारांश इसका लिखना, मैंने बता दिए। बहुत सारे बिंदु, कुछ और बिंदु हैं जो इस पैराग्राफ में नहीं कवर हुए हैं, इनको भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आप इसका सारांश अपने भाषा में थोड़ी देर वीडियो पॉज कर लीजिए यूट्यूब वाले, और आप लोग क्लास में लिखिए इसको। आशा है कि आप लोगों ने इसका लिखा। क्या 3 क्रम आपको अपनाने के लिए बोला गया था? पहला बोला गया था आपको शीर्षक निकालने के लिए। शीर्षक मैंने निकाल दिया था, आपके सामने था। फिर इसके शीर्षक के केंद्रीय भाव के साथ में संबंधित या उसको सपोर्ट करने वाले जो वो होते हैं भाव, उनको बारे में लिखना था, वो भी मैंने लिख दिया था। अब तीसरा काम क्या है कि इन्हीं बिंदुओं को अपनी भाषा में एक क्रम से रखना, एक लाइन से उनको सजा करके अपनी भाषा में लिख देना, बस। अब सारांश लिख रहे तो लगभग 1/3, लगभग, ऐसा नहीं है कि 1-2 लाइन आगे पीछे हो जाएगी। सारांश में कोई दिक्कत नहीं, सारांश में सार आना चाहिए पूरा का पूरा, 1-2 लाइन का इधर उधर की कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम देखिए इसका सारांश क्या लिख सकते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग धीरे धीरे पॉज करके लिख लीजिएगा, चाहे इसको यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। अब इसका सारांश आप लोग सुनिए, क्लास में अच्छे ऐसे सुन लो, बाद में तुम लोग लिख लेना। इसका सारांश देखिए क्या है। इसका सारांश हम लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं, बहुत से सारांश लिखे जा सकते हैं, उसमें से एक मैं बता रहा हूं। वो क्या है, भारत में अनेक कवि हुए हैं, उनमें से तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, पहली लाइन। दूसरी लाइन, तुलसीदास
केवल कोरे कवि ही नहीं हैं, वे परमोच्च श्रेणी के संत, राम के भक्त, नीति और धर्म के पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और कठिन से कठिन चीजों को सरल से सरल तरीके से समझाने वाले उपदेशक भी हैं। दूसरे लाइन में देखिए सारे के सारे चीजें कवर हो गई, उनकी विशेषताएं कवर हो गई और उनकी जो चीजें थी वो कवर हुई। अब तीसरी लाइन क्या है? तुलसीदास जी, लेखक के अनुसार तुलसीदास जी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अनुकरणीय हैं, या हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी भविष्य वेत्ता हैं, हम ये लिख सकते हैं। और इस तरीके से 3 लाइनों में हमारा सारांश समाप्त, मात्र 3 लाइनों में, हमको सिर्फ 3 लाइनें इससे सारांश, आदर्श सारांश आपका कंप्लीट। आप अपनी तरफ से चीजों को कुछ वो भी कर सकते हैं, इधर उधर भी कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि क्या क्या चीजें, नहीं मैं मिटा दूं, सबने लिख लिया होगा ना, अब मैं मिटा रहा हूं उसको। अब सारांश लिखने में हम लोगों ने कुछ चीजों को बोला था कि जैसे उदाहरण है, दोहराव है और व्याख्या है, इनको नहीं रखना है। तो व्याख्या के अंतर्गत 3-4 चीजें आती हैं। इसमें विशेष शैली की हमने चर्चा की थी, अलंकार का चर्चा किया था। इसी में आता है मुहावरे, लोकोक्तियां। यदि मुहावरे और लोकोक्तियां हैं तो उनको भी हमको क्या करना है? ड्रॉप करना है। यदि लग रहा है कि नहीं सारांश में बहुत आवश्यक है तो उसको रखना है, नहीं तो उसको क्या कर देना है? ड्रॉप कर देना है। तो इसमें हमने क्या देखा? मुहावरे, लोकोक्तियों टाइप करनी। फिर कोई घटना का यदि वर्णन है तो वो घटना भी हमको वो करनी है, उसको भी हटाना है। फिर घटना के छोड़ करके अगला कोई कथा उसमें दी है, छेपक दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? कथा और छेपक को भी उससे हटाएंगे। सारांश लेखन में कथा और छेपक नहीं होता है। कोई सूक्ति दी हुई है, कोई सूक्ति है, कोई उदाहरण है, तो वो सूक्ति भी क्या होगी? सूक्ति हटेगी। उदाहरण तो हम पहले बता चुके हैं आपको। ये सारी चीजें व्याख्या के, आप इसको सबको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये व्याख्या में इसका उल्टा होगा। व्याख्या में बहुत मुश्किल में 3 मिनट में पूरी व्याख्या बता दूंगा कैसे करना है। व्याख्या में इसका कुछ नहीं होना है, व्याख्या में इसका उल्टा होना है। मतलब ये सिर्फ चीजें व्याख्या के लिए लगाई जाती हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां, घटनाएं, कथा, छेपक, सूक्ति और उदाहरण, विशेष शैली का किसी प्रयोग, अलंकार, रस। रस तो खैर रहता है, रस को नहीं निकाल सकते हैं, रस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अलंकार को हम हटा करके अपनी भाषा में वो कर देंगे। ठीक है? तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा व्याख्या की। इसी के साथ में बहुत तेजी से जल्दी से व्याख्या कैसे लिखी जाएगी। व्याख्या में कुछ नहीं करना है। अब आपको सामग्री छोटी दी जाएगी और उस सामग्री में हो सकता कोई सूक्ति हो या कोई लाइन हो 1 या 2 शब्दों की जिसमें मूल भाव हो। ऐसी चीज जिसमें सिर्फ मूल भाव कही जाती है उसी की व्याख्या की जाती है जनरली। आप अब उसको व्याख्या करेंगे, क्या करेंगे? उस छोटी से उसको 3 गुना 4 गुना आप कर सकते हैं। यदि आप 3 गुना लगभग करते हैं, 3 से 4 गुना तक, तो वो आपकी व्याख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्याख्या कहलाएगी। लेकिन इसमें फिर वही ध्यान रखना है कि मूल तत्व जो है सामग्री का, वो मूल तत्व बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब होगा। आप जो उसमें
मूल तत्व दिया गया है, जो मूल सामग्री दी गई है, आप उसी के ही चीजों को लिखेंगे, उसी को वहां पर ये करेंगे। जब व्याख्या को और ज्यादा बड़ा लिखा जाता है, उसको घटनाओं के साथ में, उदाहरणों के साथ में और ज्यादा समझाया जाता है, तो उसको हम लोग भाव पल्लवन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, जनरली जो हिंदी बहुत थोड़ी हिंदी नहीं पढ़ते हैं वो लोग भाव पल्लवन और व्याख्या को एक ही चीज समझते हैं। बहुत सारे बिहार का बोर्ड है या बहुत सारे जो स्थानीय रीजनल बोर्ड्स हैं, वो भाव पल्लवन भी पूछते हैं अपने उसमें। ठीक है, तो ये दोनों चीजें पूछी जाती है, भाव पल्लवन और व्याख्या। लेकिन अपने यूपी अरे उतना कर लो तुम लोग, उसमें कोई इतना दिक्कत नहीं है। तो ये सामग्री से बड़ा लिखना है, उसको भाव पल्लवन में व्याख्या लिखेंगे। एक छोटी सी सूक्ति दे दी जाएगी, छोटी सी लाइन दे दी जाएगी, उसको करना है। आप किन चीजों का प्रयोग करेंगे, किन चीजों का उसमें प्रयोग करेंगे? इन चीजों का प्रयोग करेंगे। पहले तो उसको एक उदाहरण दीजिए, उसको समझाइए उदाहरण के माध्यम से, फिर उसकी व्याख्या कीजिए। और यदि व्याख्या सरल शब्दों में करनी हो तो उसको दोहराव भी आपको करना पड़ेगा, और उसको सुंदर के लिए, भाषा शैलीगत उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा, घटनाओं का प्रयोग करना पड़ेगा आज के पद के लिए। और कोई उस सूक्ति से मिलती जुलती सूक्ति हो तो वो भी आप डाल सकते हो। आपको कोई दिया गया तो आप रामायण की कोई चौपाई है वो डाल सकते हो उसमें, या कोई भी एक दो लाइन कहीं की भी किसी भी कवि की लिखी हुई डाल सकते हो। फिर विशेष शैली का भी आप अपनी भाषा में विशेष शैली का भी प्रयोग कर सकते हो और अलंकारों का भी प्रयोग कर सकते हो। ये दोनों, व्याख्या और सारांश, दोनों में ही ये ध्यान रखिएगा कि भाषा आपकी ही वहां पर प्रयोग की है। आप अपनी भाषा में लिखेंगे, आप लेखक की भाषा को नहीं चुनाएंगे, भाषा शैली आपको अपनी। तो इस तरीके से आप लोग और वो पैराग्राफ को वो करिए और उन पर प्रैक्टिस करिए, और कुछ ये दिक्कत आए तो बताइएगा, तो फिर मैं आप लोगों को इसके बाद दूसरा वीडियो बना करके और समझाऊंगा। धन्यवाद।